अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और हम बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से कि इस वक्त अंदरूनी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी डिवीजन है। लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर जब ऐलान कर रहे हैं कि हम हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं सियासी तौर पर, हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, हम एहतजाज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त क्यों हो रही हैं? क्यों वो इतनी बढ़ के इस वक्त मार रहे हैं? इससे पहले हमने देखा कि संजानी के जलसे में क्या हुआ, फिर लाहौर वाले जलसे की सूरत हाल देखें, फिर जब यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे वो यहाँ से आकर गायब हो गए, घंटों गायब हो जाते हैं, फिर एकदम से वो KPK असम्बली में नमदार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आवाम भूल नहीं गए हैं। आवाम क्यों आपके साथ बाहर निकलेंगे? ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस वक्त बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं। और ओवरऑल भी अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर जो अवामी मसाइल हैं उनका कोई हल इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। पूरी जो क़यादत है, तमाम जो सूबाई वसाइल हैं वो एहतजाज पर, जलसे जुलूस पर ख़र्च हो रहे हैं, वहीं पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और संजीदगी से जो मामलात हैं उनको नहीं देखा जा रहा। शायद उसी का ये नतीजा है, बल्कि यकीनन उसी का नतीजा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें 17 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त हमें सफाया ही नज़र आ रहा है। वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत रहे हैं। ऑब्वियसली लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, जो एहतजाज किए जा रहे हैं, जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, लोगों को आप बाहर निकालते हैं, ख़ुद गायब हो जाते हैं, कोई क़यादत नहीं है। तो अब क्यों लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करें? ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत मायने रखती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ओवरऑल भी अगर हम सियासत की बात करते हैं इसी पर बात होगी। और PTI की ये जो इंतशारी और एहतजाजी सियासत है नई बात नहीं है, हमेशा से हम यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? जो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं क्या वो इसे हासिल कर पाएंगे? अब तक के जो सारे मामलात रहे हैं, जितना इंतशार उन्होंने फैलाया, जितना एहतजाज किया है, जब वो बखूबी समझ गए हैं इस बात को कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो अब एजेंडा क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। जो मेरे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। और हाफिज़ साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मामलात हैं और जो एक मरतबा फिर हमें धमकियाँ, बढ़के कुछ भी कह सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़र आ रही हैं कि हम एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, तो ये आपको लगता है कि सियासी तौर पर हुकूमत को चैलेंज करने की पोजीशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस वक्त ऐसी पोजीशन में है? पहले तो बड़ा जोम था कि हमारे साथ पब्लिक है, लोग बाहर निकलते हैं, अब तो मामला बिल्कुल बरअक्स हैं। देखिए नाहिद, इसमें कोई शुबा नहीं है कि माजी की हुक्मरान जमात PTI जो है वो इस वक्त शदीद तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात और कशमकश का शिकार है और पे दर पे वाक़यात जो हैं वो इस बात को इजहार कर रहे हैं कि PTI जो है वो उसके इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वाज़े अंदाज में उसकी तकसीम जो है नज़र आ रही है। एक ग्रुप जो है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है उसकी सोच कुछ और है, एक ग्रुप जो पार्लियामेंट से बाहर बैठा है उसकी सोच मुख्तलिफ है और यूँ लगता है कि पार्लियामेंट की ये कशमकश जो है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, ये दो मुतज़ाद जो है नज़रियात के हामिल जो ग्रुप्स हैं जो इस वक्त PTI के अंदर सियासत कर रहे हैं, ये उनकी अंदरूनी कशमकश जो है वो अब बड़े वाज़े अंदाज में लोगों को सामने नज़र आ रही है। ठीक है। और हालिया जो 26वीं तरमीम हुई पार्लियामेंट ने मंजूर की है, उसमें हम देख रहे हैं कि आप उसके अमल में देखें कि पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के ड्राफ्टिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें PTI शामिल थी, ड्राफ्टिंग में शामिल हुई और ऐलान किया कि इत्तफाक राय हो गया। मौलाना के घर गए, बार बार उनके साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। जब हुकूमत ने उस पर इत्तफाक राय किया तो PTI जो है, PTI का जो बाहर बैठा ग्रुप है उसने इनकार कर दिया कि हम तस्लीम ही नहीं करते इस बात को और यकीन, और उसके बाद जो है जो अंदरूनी ग्रुप था उस पर प्रेशर इतना बढ़ा कि वो भी विड्रॉ कर गया। उसके बाद मंजूरी का मरहला आया, आप देखें कि अंदर बैठे हैं और लेकिन उन्होंने जो है इनकार किया और उन्होंने बाइकआउट किया। तीसरा मरहला जो आया स्पेशल कमेटी का कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए चीफ जस्टिस के लिए, नाम मांगे जब स्पीकर ने, नाम भी दे दिए, लेकिन जब अंदर उसकी डेलिब्रेशन का मरहला आया तो PTI जो है विड्रॉ कर गई।
ये एक वाज़े जो कशमकश और तकसीम नज़र आ रही है कि बाहर बैठा ग्रुप जिसकी सरबराही केपी के हुकूमत के सरबराह कर रहे हैं और उनकी जो सूरत हाल ये है कि सूबे के तमाम वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कब इस्लामाबाद में धरना देना है, कब हमने एहतजाज करना है और कब जो है लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि अब देखें जो उनके जितने भी उनकी प्रोटेस्ट कॉल्स होती रही हैं अभी अब तक जो तकरीबन 7 कॉल्स दे चुके हैं वो, तो लेकिन उसमें से कोई एक कॉल भी जो है उनकी कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि लोग जो हैं पीछे हट रहे हैं। लोग इस बात को जो है वो उनकी जो एहतजाजी और जो इंतशारी सियासत है उसको इसलिए तस्लीम नहीं कर रहे कि पीटीआई जो खुद हुक्मरान जमात है केपीके की वहाँ लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय वो इस बात पर तवज्जो दे रही है कि इस्लामाबाद में धावा कब बोलना है, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की तैयारी कब करनी है हमने। और सूरत हाल ये है कि मैं आज ही देख रहा था एक रिपोर्ट कि पेशावर में तक कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिसमें बच्चे जो हैं अगवा हो रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन केपी के हुकूमत ने ना कोई कमेटी बनाई है, ना इन्वेस्टिगेशन की है, ना पुलिस को जो है एक्टिवेट किया है कि वो इस तरफ जाए, ना ही कोई सरकारी जो हुकाम हैं वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। माएँ जो हैं चौकियादगार में बैठी हुई हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जो अगवा हो गए हैं 1-1 महीने से 2-2 महीने से, और कौन कर रहा है और उन पर तशद्दुद कौन कर रहा है? कोई सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। आप ये देखें कि सूबे के 27 अजला जो हैं वो इस वक्त बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर का शिकार हैं। वहाँ पर बदअमनी है, वहाँ पर जो है दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन वहाँ सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि लोगों को सुकून देना है। लोगों की दिन का चैन, रात की नींद जो है उनके लिए हराम हुई हुई है। 5 बजे के बाद ऐसे इन अजला में लोग निकल नहीं सकते घरों से बाहर, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। सारी तवज्जो ये है कि इस्लामाबाद में धरना कब देना है, इस्लामाबाद पर एहतजाज कब करना है, लोगों को कब बाहर निकालना है और अपने सूबे के सारे वसाइल जो हैं किस तरह इस्तेमाल करने। देखिए ये इंतशारी, ये एहतजाजी सियासत जो है, ठीक है एहतजाज होता है, लेकिन एहतजाज जो है देखें एक दायरे के अंदर होता है। पार्लियामेंट में बैठे लोग जो एहतजाज करते हैं वो वॉकआउट भी करते हैं, बाइकआउट भी करते हैं किसी मसले पर, लेकिन उनका ये सब कुछ अलामती होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं एक मैसेज देना होता है, सिंबॉलिकली ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। ये एक नई सूरत हाल है जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुल्क में, एक हिजान अंगेज़ी हमें इसमें नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं? कल अता तारड़ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एक ग्रुप है और पार्लियामेंट के बाहर भी एक ग्रुप है। यहाँ पर एक बात होती है, बाहर जाकर दूसरी बात होती है। मौलाना साहब को आप इंगेज नहीं कर पाए, ये बहुत बुरी सियासत है। ये तमाम लोग जो हैं इस पर बात कर रहे हैं और इस पर लिख भी रहे हैं कि इनकी सियासत भी बेनकाब हो गई है और ये उनको इंगेज नहीं कर पाए और आखिर में आकर इनको ये कहना पड़ा कि जी ये सब गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, हम इसका साथ नहीं देते हैं। जी शुक्रिया नाहिद। देखें, आप अगर पीटीआई की मौजूदा पॉलिटिक्स को देखें तो एक ख़ुलासा आपने बयान कर दिया, और उससे अगर रहनुमाई लेकर मैं बात करूं तो 3 चीज़ों के गिर्द घूम रही है। एक जुआ, दूसरे खुद पसंदी, और तीसरे मेरे मुंह में खाक और शैतान के कान बहरे, मार्शल लॉ की शदीद ख्वाहिश। जुआ क्या है? जुआ ये है कि आपने जुआरी की आदत सुनी, पढ़ी होगी, देखी होगी कि वो एक दफ़ा हारता है तो फिर बड़ा दाव लगाता है, फिर हारता है तो फिर दाव लगाता है, बिल आखिर घर का मंजी बिस्तरा तक बेच देता है। मैंने सिर्फ बिस्तर की जिक्र किया है, वरना जो घर में जो कुछ भी होता है इज़्ज़त तक बेच देता है। तो जुआरी का एक तरीका कार ये होता है। इस वक्त आप ये देखिए कि पीटीआई इसी अंदाज में काम कर रही है। जुआरी जुआ हार कैसे रहे हैं? मिसाल के तौर पर वो केपीके में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, उसमें सफाया हो गया, उसका कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अपने जो होम ग्राउंड है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसमें आप लूज़ होते चले जा रहे हैं और आवाम का एतमाद खो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप हर बार ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी यलगार करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत पर कि भाई ये कोई वहाँ बचेगा नहीं, सबका बहा के ले जाएंगे। अच्छा, वो तो कभी ऐसा हो नहीं पाया, तो अब आप कह रहे हैं जी हम पूरे पाकिस्तान में ये करेंगे,
ये है बंद ज्वारी- कर देंगे पूरे हाँ, पाकिस्तान पूरे को। पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो ये है ज्वारी का तर्ज अमल। खुद पसंदी, अभी आप ये कह रही थी ना कि बेवकूफ़ किसे बना रहे हैं, तो बेवकूफ़ बनाने का अमल जो है या तो बहुत ही कोई शातिर आदमी करता है या फिर वो खुद बेवकूफ़ बन रहा होता है। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, खुद पसंदी है। खुद पसंदी की जो एक्सट्रीम मिसाल ये है, ये जिनके गिर्द ये घूमती है ये जमात, उनके अगर बाथरूम में जाएं, जो वहाँ लाहौर वाला घर है, तो उस पर उन्होंने अपने बाथरूम का जो दरवाज़ा कद आदम शीशा लगा रखा है, और जब वो बाथरूम में जाते हैं तो उस शीशे को देखते रहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो ये कैफियत है। जब आदमी ऐसी जहनी कैफियत में, ऐसी नफसियाती कैफियत में होता है, तो दरअसल वो ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहा होता है। वो किसी दूसरे को क्या बेवकूफ़ बनाना है, ये आपने सवाल उठाया था अपने इंट्रो में कि वो किस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बुनियादी तौर समझ वो ये रहे हैं कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसकी बेवकूफ़ी के जो मज़ाहिर हैं, इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में, इस्लामाबाद की पर यलगार की सूरत में, मुकदमात की सूरत में मुसलसल वो सामने आते चले जा रहे हैं। तीसरा इनका मामला क्या है, तीसरा मामला ये अनस्टेबल रखना पाकिस्तान को, सियासी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, अमन अमान के एतबार से और खारजा ताल्लुकात के एतबार से। इस मकसद के लिए वो मुसलसल ये करते चले आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी प्रेस ने बारहा लिखा है, और इकनॉमिस्ट की तो ये रिपोर्ट ज़ुबान ज़द आम हो गई थी कि पाकिस्तान की मईशत जिस वक्त ज़ोर पकड़ने लगती है, बानी PTI उसको एक धक्का लगा देते हैं गड्ढे की तरफ और वो लुढ़कने लगती है। लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है, मईशत बेहतर है, आपके इशारे बेहतर जा रहे हैं, दुनिया आप पर एतबार कर रही है, वो चीज़ें बेहतर हो रही है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपकी ख्वाहिश ये है कि एक दफ़ा फिर आप धक्का लगा दे, नतीजा ये निकले कि पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये तमाम साजिशें और ये तमाम कोशिशें दम तोड़ चुकी हैं, और पाकिस्तान उस जगह पे आ चुका है जहाँ से आप उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब एक दीवाने की बढ़ है, एक खुद पसंद का ख्वाब है, वो ये करता रहे, जितना कर सकता करे, लेकिन बिल आखिर जैसे कि KP में इलेक्शन हुआ और आपका सफाया हो गया, पंजाब में आप मुसलसल चढ़ाई करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, बिल आखिर इसी तरह से आप पसपा होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, आपकी क्या राय है इस वक्त, कितना आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में है? क्या पॉलिटिकली इस वक्त चैलेंज कर सकती है हुकूमत को? जो सारे एपिसोड्स जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं इस सिनेरियो में, अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकली तो चैलेंज नहीं कर सकती, और जैसे कि आपने बात शुरू की थी नाहिद, आपने बहुत अच्छी डिटेल्स बताई थी कि जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है जो कि KPK में राइस के ऊपर है, और आपने बताया था जिस तरह बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। एक इसी तरह की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई जिसमें पता चला कि जो KP है वो सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन में पाकिस्तान में टॉप कर रहा है। जो एक ऐसी सूबा जिसमें, जिसे आपने ही मुझे बताया कि वहाँ पे लोग रात को नहीं निकलते हैं, उसमें फिर हाफिज़ साहब ने बताया कि कुछ एरिया में 5 बजे के बाद लोग नहीं निकलते। ये है उस सूबे की आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। और आपने देखा ही है कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए हैं जिन्हें यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स के, अभी तक तो उसमें तो यही लग रहा है कि लोगों ने आखिरकार राइटफुली रिजेक्ट कर दिया है PTI की सियासत को भी, और PTI को एज ए इन टोटो कर दिया है। बाकी रिजल्ट्स कल तक आ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। पॉलिटिकली PTI कभी भी PMLN को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेस्ट ना कर सकती थी, ना उसने कभी किया। उसने चैलेंज किया रियासत को बाय फोर्स, गूंस के साथ, गुंडागर्दी के साथ, जत्थों के साथ। अब वो जत्थे भी शायद मैं मानता हूँ ये बात डॉक्टर साहब की कि हो सकता है वो जत्थे भी उनके साथ उस तरह ना आए। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि जो बेसिकली नियाजी फैज़ गैंग बस्ट हुआ था जिसमें 24 अरब रुपए जो इन्होंने कलेक्ट किए थे सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी की रियल एस्टेट से, जिसमें से पैसे निकाल के वो जत्थे अरेंज किए जाते थे, लोगों को 5,000 पर डे दिया जाता था इकट्ठा होने के लिए, वो तो पेमेंट अब उनके पास नहीं रही है। सही, वो कॉन्सिफिकेट हो चुकी हुई है। अब जिसने आना है खुद आना है, अब वो आने को कोई तैयार नहीं है। फिर उन्होंने रेट रख दिया 1,000 रुपये।
1,000 रुपये में तो मजदूर नहीं आएगा ना। उस जमाने में मजदूर की दिहाड़ी थी 1500 थी और उसको देते थे 5,000 रुपये पर पर्सन। तो लोग आते थे और उनको कहते थे कि आपने लोगों को गाड़ियाँ तोड़नी है और बाकी हम संभाल लेंगे, हमारे साथ सारे हैं, ताकत उनके साथ थी, संभाल भी लेते थे। किसी के खिलाफ मुकदमा होता था वो जो है पकड़ा कोई नहीं जाता था। अब हालात ये नहीं है, अब लोगों को भी पता है अगर वो पकड़े गए छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। और ना ही गुड टू सी यू में कोई बैठा हुआ है कि अपना यानी कि सेल लगी हो माफ़ करने की। ठीक। तो अब ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। ठीक है साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपकी क्या राय है? एक तो हम खैबर पख्तूनख्वा के जो अंदरूनी वसाइल हैं उसके हवाले से भी जिक्र कर रहे हैं, जिनको हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है, और तमाम वसाइल जो हैं वो जलसे जुलूस और तहरीक और एहतजाज उस पर सर्फ किए जा रहे हैं। जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जो बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत हमें ख़राब नज़र आ रही हैं। और अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी ये लग रहा है कि जो हैसियत और इनके पास थी वो ये खो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर। इस सारे सिनेरियो में एक तो इसको भी ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस पर बात करें। इस सारे सिनेरियो में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को चैलेंज कर पाए? शुक्रिया नाहिद। एक तो जो मेरे सीनियर दोस्तों ने जो बातें की है उसमें कई पहलू जो है हकीकत पसंदाना है, और खैबर पख्तूनख्वा की समाजी, सियासी और वहाँ की इक्तिसादी सूरत हाल जो है इंतहाई नागुफ्तबे है। ये जो आप जुल्म और ज़्यादती की जो बात कर रहे हैं ये बच्चों तक महदूद नहीं है। यहाँ पे कारोबारी हजरात भाग रहे हैं। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा में सनत और हरकत बहुत कम थी पहले से, और अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ कारोबार का एक सूरत हाल थी, या जो वहाँ पे छोटे मोटे कुछ कारखाने थे वो भी लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और जिनके पास ज़्यादा वसाइल थे तो मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए। ऐसा दिन नहीं गुजरता कि कारोबारी हजरात और उन लोगों को बत्तों की पर्चियाँ आती है, उनके यहाँ जो है गोलियां भिजवाई जाती है और उनके बच्चे उठाए जाते हैं, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ की सरकार, जिस तरह आपने जिक्र किया, आप मुझे सुन पा रही है नहीं? जी 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 बिल्कुल जी साफ़ी साहब। जी, जी, जी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हुकूमत जो है अपनी ज़िम्मेदारियों की बजाय सियासत के ज़मीलों में पड़ी है, और उनको इस बात से बड़ी शदीद तकलीफ़ है। वैसे तो पीटीआई के एक बड़े हल्के को इस बात का कल्क है कि क्यों ये मौजूदा हुकूमत आगे बढ़ रही है। यहाँ पे सीओ के इजलास हो रहे हैं, यहाँ पे जी बैनुल-अक़वामी लीडर्स आ रहे हैं, यहाँ पे रूस में ब्रिक्स में पाकिस्तान की मेंबरशिप डिस्कस हो रही है। दुनिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रही है, रुपए की कीमत गिरना क्यों बंद हो गई, बल्कि अब इस्तेहकाम की कैफियत शुरू हुई है। ये तमाम चीज़ें जो है उन लोगों को गुस्सा दिलाती है, उन लोगों को हिजान में मुब्तला करती हैं, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे हलक़े मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के नतीजे में हिजान और गुस्से में आ रहे हैं, और उसकी सही। वजूहात सबके सामने हैं। तो ये देखें, ये तमाम सूरत-ए-हाल जो इनकी धमकियों के बावजूद, आईनी तरामीम में इनका नापसंदीदा रवैया, इनके लीडरान के इदारों पे तरह-तरह के इल्ज़ामात, इसके बावजूद जब मंडे को स्टॉक मार्केट खुली तो इंडेक्स जो है वो 89,000 से ज़ायद पे जाके जी चली गई, और वहाँ पे कारोबार जो है वो मज़ीद वहाँ पे चमका है। तो मार्केट बेवकूफ़ नहीं होती है, मार्केट बहुत बारीक-बीनी से सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेती है और उसी के मुताबिक एक्ट करती है। हाफ़िज़ साहब और डॉक्टर साहब और आगा साहब जानते हैं, और आप भी जानते होंगे कि 2017 में यही स्टॉक मार्केट जो थी 1000 से ज़ायद की मार्केट थी, और
1000 अरब से जायद की, और उसके 100 अरब से जायद की मार्केट, ये स्टॉक मार्केट थी। लेकिन फिर हमने 2022 में देखा कि ये ज़मीन पे औंधी पड़ी थी और ये 12, 13 और 14 और 15 अरब डॉलर पे आई है। अब इस हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में मेहनत कर कर के इसको 47-48 अरब डॉलर की मार्केट बनाई है, और ट्रेंड ये हमें बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है आने वाले दिनों में दोबारा 2017 की पोजीशन बल्कि उससे भी आगे जा सकती है। तो ये ठीक है। तमाम सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी और जो समाजी दुश्मन है उनको एक आंख नहीं बाती, तो फिर कभी ये गंडासा जो है अली अमीन गंडापुर के हाथ में थमा दिया जाता है, कभी शेर अफजल मरवत साहब को जुत्तों पे लगा दिया जाता है, कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात की जाती है, और कभी जो है अगवा बराए तावान और पता नहीं क्या क्या इल्जामात जो है इदारों पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक सोची समझी एक साजिश के तहत हो रही है। ये कोई वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है, ये एक ख़ास टोले, एक ख़ास गिरोह का एक सोचा समझा मंसूबा है, और इसी सही के है। तहत वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम को जो इत्मीनान कुछ न कुछ मिल जी, जी। मेरा ख़्याल है कोई इशू है। बहरहाल जो साफ़ी साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम बल्कि इजाफा देखने में आ रहा है। ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड्स हैं, ये इंडिकेटर्स जो हैं, ये बहुत पॉजिटिव हैं, और इन्हीं हालात में कोई ना कोई इस किस्म की फुलझड़ी छोड़ दी जाती है, एहतजाज की बात हो जाती है, जल से जुलूस लेकर एक हिजान पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो लोग ये कर रहे हैं, हाफिज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात हैं, धड़ेबंदी हमें नज़र आ रही है, फिर अभी हमने ये देखा शो कॉज जो इन्होंने नोटिस जारी किए हैं अपने लोगों को, बल्कि ख़बरें तो ये हैं कि ये लोग तो कम हैं, 5-6 लोग और भी हैं जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये तो वाज़ेह तौर पर हमें एक धड़ेबंदी नज़र आ रही है, डिवीजन नज़र आ रही है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए नाहिद, ये इन्हें जोम तो ये है कि शायद दुनिया और पाकिस्तान की सारी सियासत, मईशत और पाकिस्तान की तमाम उमूर जो हैं वो इनके दम कदम से हैं और इन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। दुनिया इस तरह से नहीं देखती। बात यह है कि ये सोच जो है खुद एक कमज़ोर सोच है, और ये वो सोच है जो एक खुद पसंदी और एक तखय्युलाती सोच है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में जो सियासी, समाजी और सफारती सतह पर जो मुआशी इस्तेहकाम आया है, जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, आप ये देखें कि SCO कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है। जी बिल्कुल। और उसके नतीजे में यहाँ 12 प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे बाकी मुख्तलिफ मुल्कों के। 8 प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, लेकिन 26 मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर इस्लामाबाद आए थे। तो ये एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी कि पाकिस्तान जो है SCO कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ सरमायाकारी महफूज है, और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी। इसी तरह आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन के शोबे में देख लें आप, या फ़लस्तीन के मामलात में देखें। आज भी प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर रहे थे जब फ़लस्तीनी बच्चे यहाँ पे आए थे कि बच्चों को हमने इनवाइट किया कि वो अपनी तालीम जो है यहाँ मुकम्मल करें। माजी में जो है हमने देखा था कि जब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में बोस्निया हर्जेगोविना से उन्होंने फैमिलीज़ को बुलाया था, यहाँ बात किया था। तो मुश्किल वक्त में जब भी उम्मा को मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा। ये पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल है जो हमें सफारती और सियासी सतह पर नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि दुनिया जो है, ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के इस कायदाना रोल की कदर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है, पाकिस्तान में एक सियासी गिरोह ऐसा भी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ जो है नफ़ी हो जाएगा और उनके कहने से पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तो वो काबिल अजमेरी का एक शेर है कि शायद वो समझते हैं कि सारे सातों आसमान का जो बोझ है उन्होंने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। बारे हफ्त अफलाक इन नातवा कांधों पर है, जुल्फ से कहना कि आहिस्ता सरेशाना खुले। तो ये समझते हैं कि शायद ये सातों आसमान का बोझ भी उनके कंधों पर है और दुनिया उनके गिर्द घूम रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें इस
तखय्युलाती दुनिया से बाहर आना होगा और पार्लिमानी जमहूरियत को अगर उन्होंने कबूल किया है तो इसको सिद्ध के दिल से आगे बढ़ाना होगा और वो जो पार्लिमानी रास्ते हैं पार्लिमानी जमहूरियत के डायलॉग कि मसाइल को हल करने के लिए रास्ता जो देता है जो पार्लियामेंट रास्ता देती है उस रास्ते पे चलना होगा और यही जो है अगर सूबाई हुकूमत जो केपी की हुकूमत है जहां तेज़ी के साथ उनकी सियासी तनज़्ज़ुली हो रही है और हालिया बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं उनके नताइज जो हैं वो खुद जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है। तो ये वो सूरत हाल है जो बिल्कुल आया है और नज़र ये आ रहा है कि अगर PTI ने अपने आप को और अपनी सफ़ों को दुरुस्त ना किया तो यकीनन जो है उसका कोई मुस्तकबिल जो है हम अच्छा नहीं देख रहे और ज़रूरत इस बात की सियासी पार्टियों को मुस्तहकम होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत होती हैं और हम ये चाहते हैं देखिए एक रवैया ये है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को भी मजबूत होना चाहिए लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका फ़र्ज़ है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें, अपने सियासी इख्तिलाफ़ात को भुला दें। अगर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं मुल्क के वसी तर मफादात में तो फिर आपको इन चीज़ों को भूलना पड़ता है, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है ताकि एक अच्छा मैसेज भी आप दे पाएँ और इसी से पार्टीज़ जो हैं वो मजबूत भी होती हैं। डॉक्टर साहब आपकी इस पे क्या राय है और अब ये जो सब चीज़ें चल रही हैं आप क्या देख रहे हैं मुस्तक़बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अच्छा, ये जो बीमार आदमी होता है, जो कमज़ोर आदमी होता है, जो बतदरीज कमज़ोर होता चला जाता है, वो ख़ुद को जानता तो है कि मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में ख़राबियाँ हैं, खामियाँ हैं, लेकिन वो ख़ुद को यकीन दिलाता है कि नहीं अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी मेरे अंदर बड़ी ताकत है और मैं ये कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। इस कैफियत को एक सईद अहमद सईद नाम के शायर थे, उन्होंने कहा कि चिराग़ सहरी हूँ लेकिन अभी बुझा नहीं, चिराग़ सहरी हूँ लेकिन अभी बुझा नहीं, ये कैसे कह दूँ कि अतराफ़ में हवा नहीं। तो मतलब तस्लीम करने की कैफियत पे नहीं आते। तो इस वक्त PTI तस्लीम करने की कैफियत में नहीं है कि वो डिफ़ीट हो चुकी, उसको शिकस्त वो खा चुकी, हर एतबार से, सियासी स्ट्रेटजी के एतबार से, आवाम को मुखातिब करने के एतबार से और कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करने और कौम को देने के एतबार से जो उसे बहरानों से निकाल सके। उसके पास जो भी फार्मूला है वो बहरानों में डालने का है। तो कौम इससे निकलना चाहती है। अब आप हुआ क्या है, यानी अभी हमने जिक्र किया SCO का, अभी हमने जिक्र किया अपने स्टॉक एक्सचेंज का, अभी हमने ये जिक्र किया कि दोस्त ममालिक हम पर एतबार कर रहे हैं। इसके साथ क्या है, आप ब्रिक्स में जा रहे हैं, अब दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रही है। आज की खबर यह है कि जो सबसे बड़ा वो हमारा मुखालिफ मुल्क था उस ग्रुप में, उसकी तरफ से भी इशारा मिल गया कि वो पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी कौम यकजान होकर वो आगे बढ़ने के रास्ता निकाल रही है। अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट डालेगा तो उसका अंजाम समझ भी आ जाना चाहिए। चिराग सहरी किसको कहते हैं? आखिर वक्त का बुझता हुआ फड़फड़ाता हुआ चिराग। तो इस वक्त जब फड़फड़ाता हुआ चिराग होता है, जैसे सुबह के वक्त आमतौर पे जब बिल्कुल लौ उसकी धीमी पड़ जाती है तो फड़फड़ाने लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब बंद होने जा रहा है, ये बुझने की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त जैसे जैसे आपको फड़फड़ाहट ज़्यादा नज़र आ रही है, आपको अंदाज़ा होता चले जाएगा कि ये चिराग सहरी है, बुझा चाहता है। ठीक है इकरार साहब, ये मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है। यकीनन सब लोग जो एक सियासी रवैया रखते हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं, ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा सियासी जमातें पाकिस्तान में मौजूद होनी चाहिए, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद अपने आप को 12 हमने देखा बंद गली में लेकर आए हैं, ये ख़ुद इसके ज़िम्मेदार हैं। ये जिस अंजाम की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इनके यहाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कोई अच्छे दिमाग भी होंगे, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझा जा रहा। नाहिदा बहुत खूबसूरत बातें करती हैं। आप जब भी बात करती हैं, आप बात करती हैं कि PTI को आप रेफरेंस में देख रही होती हैं, सियासी जमातों के सियासी रवैयों की, जमहूरियत की। आप लोग सारा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं
कि पीटीआई को जमहूरी रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, वो सियासी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, ऐसा है नहीं। हम उसका दुश्मन नहीं है ना सर, वो ऐसा है नहीं। अभी इकरार साहब के जवाब का भी मुझे वो बताओ। बनाई इसीलिए गई थी, वो पाकिस्तान में सियासत को खत्म करने के लिए बनाई गई। ये बात ठीक है। प्लीज हमें हकीकत पहले मान लें। थैंक यू अपना डॉक्टर साहब, कि उसका मकसद यही था, उसकी कास्टिंग ये थी। तो हम क्यों से ये रवैयों के इख्तियार, उनको दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने और सियासत ख़त्म करने की पहले अल्लाह ताला ने उन्हीं को ख़त्म कर दिया है। ये है दुख सारा। तो आप उनसे प्लीज इतनी जो है ना, इतनी तवक्कुआत ना रखें। देखिए, एक्सपेक्टेशंस गलत है आपकी। वो जो कर रहे हैं उन्होंने वही करना था। उनको डिजाइन यही थी, असाइनमेंट भी यही थी, कास्टिंग भी यही थी। तो दे आर डूइंग व्हाट दे हैड बीन मेड फॉर दैट। डंग मारने का काम डंग मारने वाले ने डंग ही मारना है। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ा अहम टॉपिक एक और भी है जिस पर हम ये चाहते हैं बात करें। कल भी हमने इस हवाले से बात की, जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी चीफ जस्टिस को नामजद करने के लिए, और उस पर कल भी हमने बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल भी उसका बायकॉट कर दिया था, उसका हिस्सा नहीं बने थे। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बाकी जमातों ने भी, कि उनको ऑन बोर्ड लेकर आएँ और उनसे मुशावरत हो, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। बहरहाल जो काम होना था वो हो गया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो पार्लिमानी कमेटी कायम की गई थी, उसने जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस जो है वो नामजद कर दिया है, और उस पर साइन वगैरह भी हो गए हैं, सदर के दस्तखत हो चुके हैं। अब ये मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के वो 30वें चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत जिस चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ है वो पहले चीफ जस्टिस होंगे। इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि इस मौके पर ज़रा उनकी शख्सियत के हवाले से बात कर लेते हैं। जितना हमने देखा कि पिछले दिनों शोर शराबा रहा, हिजान रहा, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहीं, उसमें हमें उनका कोई हिस्सा नज़र नहीं आया। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को अलहदा रखा इन तमाम तर अफवाहों से, इन सारी कंट्रोवर्सी से। उनकी शख्सियत हमें इस लिहाज से बहुत मुनफरिद नज़र आई, और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उनके हवाले से बताया जाता है कि वो आते हैं, बड़ा अच्छा उनका एक स्टाइल है। ओवरऑल ज़रा हम ये चाहते हैं कि उनके हवाले से बात कर लें। और 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बड़ा अहम फैसला कल रात को हुआ। अब आगे अदलिया से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आवाम की क्या होनी चाहिए, जो बड़ा प्रेशर नज़र आता था हमें, और जो फ़ैसले बहुत देर से होते थे, उस हवाले से भी जो है वो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, आगे का लाएहमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं ये चाहूँगी कि पहले जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनकी शख्सियत के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। आप उनको किस तरह से देख रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे इस अदलिया के निज़ाम के लिए, और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में जो सारे प्रोसेस हो रहा है, जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उनकी शख्सियत को आप कहाँ देखते हैं? देखिए नाहिद, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि पार्लिमानी अमल के ज़रिए पहली बार पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का इंतखाब, चीफ जस्टिस की नामजदगी और तकर्रुरी अमल में आई है। और इस लिहाज से जस्टिस याहिया अफरीदी एक मुनफरिद शख्सियत रखते हैं, जिनकी तकर्रुरी जो है एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ज़रिए, और जिसे 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क में नाफिज किया गया था, उसके नतीजे में अमल में आई है। आज सदर ने उसकी तौसीक भी कर दी है। अब 26 अक्टूबर जो है, यानी हफ्ते के दिन उनका ओथ होगा, और वो मुल्क के नए चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी का जो उनका कैरियर है, वो ना सिर्फ ये कि अमेजिंग बल्कि फैंटास्टिक कैरियर रखते हैं। और हम देख रहे हैं कि इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर शाह, ये दो ऐसे जज हैं जो एचएसोनियन हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े हैं, और इनका जो और एक ही लॉ फर्म में ये शामिल रहे हैं, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह, ये तीनों एक ही लॉ फर्म का हिस्सा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये नए चीफ जस्टिस इसलिए उनकी अहमियत की हामिल, उनकी शख्सियत अहमियत की हामिल होगी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। हमने देखा कि आला अदलिया में हालिया ग्रुप बंदी हुई, जिसमें कुछ एक दूसरे से खतूत के तबादले भी होते रहे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इन तमाम ग्रुप बंदी से अपने आप को अलग रखा, और अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में डाले बगैर वो आला अदलिया के वक़ार की खातिर वो खामोश रहे, बल्कि उसमें एक यूनिफाइंग कैरेक्टर के तौर पर उनका एक किरदार जो है उभर कर सामने आया। और अब इसके नतीजे में जबकि वो मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं,
हमें भरपूर तवक्को करनी चाहिए और ये भरपूर उम्मीद रखनी चाहिए कि जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में और उनकी क़यादत में पाकिस्तान की आला अदलिया जो है ना सिर्फ अपने यूनिफाइंग करैक्टर में कामयाब होगी, बल्कि उसके ज़रिए चूँकि मुल्क में आइनी बेंच भी बनेंगे अब, और न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में बल्कि सूबों की सतह पर, तो आइनी मामलात के हल के लिए एक नया तजर्बा जो है पाकिस्तान करने जा रहा है। इसी तरह दीगर जो मुकदमे हैं और उसमें जो ताख़ीर के इम्कानात थे अब उसको वो मादूम होते जाएंगे। मुल्क में देखें सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे जो हैं इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, महज इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का बेशतर वक्त जो है आइनी मामलात में सुलझाने में गुजर जाता था। तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों के मसाइल हल करने, लोगों को इंसाफ फराहम करने और जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि दूसरे हिस्से में आइनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे ताकि लोगों को ना सिर्फ ये कि तेज़ी के साथ इंसाफ मिले बल्कि फौरी इंसाफ की जो एक रवायत है कि अच्छा इंसाफ वही होता है जो नज़र भी आना चाहिए और तेज इंसाफ होना चाहिए। तो ये एक रवायत जो है जस्टिस याहिया आफरीदी की। और देखें आज उन्होंने ना सिर्फ ये कि सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात की, मंसूर शाह साहब के चैम्बर में भी गए, तो वो एक ओथ लेने से पहले उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया है ताकि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे रहनुमाई हासिल करें और उनकी मदद के साथ आइंदा के लाया अमल को मुरतब किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा खैर मकदम किया जा रहा है इस फैसले का जो पार्लिमानी कमेटी ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम मुल्क में जो वकला की बड़ी तंजीमें हैं उन्होंने वेलकम किया है। नए चीफ जस्टिस के हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी शख्सियत को बड़ा पसंद किया जा रहा है। जी अच्छा, देखिए नाहिद, हामिद खान साहब जो मुल्क के एक बड़े वकील हैं और एक ग्रोह के भी कायद हैं वकीलों के, कल उन्होंने चैलेंज किया था कि पता चल जाएगा अगले चंद दिन में कि इनको को वेलकम किया जाता है या नहीं किया जाता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि इसको चाहिए, उन्होंने इनको नहीं कहा, क्योंकि इसको चाहिए कि इसे एक्सेप्ट ना करे, इस पेशकश को रिजेक्ट कर दे, बिकॉज ही इज द मैन ऑफ द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ये है कि आप आइन की ताबेदारी करें, आइन को ओबे करें, ना कि प्रिंसिपल ये है कि आप आइन को डिफाई कर दें। तो न सिर्फ ये कि उन्होंने ताबेदारी की आइन की और आइन के सामने झुक गए, बल्कि उसके साथ साथ पूरी वकला बरादरी, मुल्क के चारों सूबों की जो बार एसोसिएशंस हैं सूबाई और हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की, और इसके अलावा बहुत सारे जो हाई कोर्ट के बेंचेस हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इनको वेलकम किया है। उससे ये तो पता चल गया कि हामिद खान साहब की बढ़त कहाँ खड़ी है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो एक तो ये बात सामने आ गई। आपने जो इंट्रो में ये बात की थी कि क्या इनका किरदार होगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत तारीखी किरदार होगा और एक तारीखी दौर का आगाज हो रहा है हमारे मुल्क में। किस एतबार से? इस एतबार से कि वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जिनके दौर में पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि बना दिया गया, उनके तकर्रुर ने ये कर दिया है। हुआ क्या था, जिसने सजाद अली शाह के दौर पे एक साजिश हुई थी, उसके तहत बल्कि यूं करें कि जरा थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 1935 का जो आइन है, उस आइन की बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया के आइन बेस करते हैं, यानी बुनियादें वहाँ से मिली थी। उस आइन में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जज का हुकूमत के पास ये इख्तियार था, यानी उस वक्त जो होता था फेडरल कोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वायसराय मुंतखब कर उसको लगाता था। उसके बाद ये इख्तियार जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए तो फिर हुकूमत सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ये इख्तियार हो गया कि वो चीफ जस्टिस को उस आदमी को चूज़ कर सकते थे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता था। ये था जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में इसको पलटा गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ये इख्तियार छीना गया, और इस तरह से वज़ीर आज़म की भी बेतौकीरी हुई और पार्लियामेंट की भी बेतौकीरी हुई। फिर आप ये देखते हैं कि उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान
अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और आपकी जो डेमोक्रेसी, ये मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। अब उसको ठीक करने के लिए ये आईनी तरमीम आई है जिसमें पूरी कौम मुत्तफिक है, और इस तरमीम के तहत ये अपना जज साहब जो हैं इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया है। और ये इस एतबार से तारीखी है कि वो पाकिस्तान की पार्लिमान को अपहोल्ड कर रहे हैं उनके सिस्टम के ज़रिए, और पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। ये वो तारीखी किरदार है और इसी को पेश नज़र रखना चाहिए, और उस साजिश को पेश नज़र रखना चाहिए जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। ठीक है, इकरार साहब आपकी क्या राय है कि उनकी शख्सियत के हवाले से जो सब बात कर रहे हैं कि बड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच उनकी नज़र आ रही है और बड़े असूल पसंद हैं, फिर सारी जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों रही वो तो बड़ा एक हिजान आपको पता है कि बरपा रहा, लेकिन वो एक साइड पर रहे, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, सफ़बंदी में वो किसी में नहीं आए, तो आगे आपको ये लग रहा है कि वो यूनाइट करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे, अदलिया को मुत्तहिद रखेंगे तमाम तर लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी देखिए, जहाँ तक आपने उनकी शख्सियत के बारे में बात की, थोड़ी सी वो बात कर लें। जी, उनकी शख्सियत जो है वो ग्रो हुई हुई है जितने भी पावर्स के डायमेंशंस हैं उसमें से निकल कर। उनके वालिद जो थे वो 9th PMA का अपना कैडेट थे, बॉक्सर थे, और पहले पाकिस्तान के आप समझें कि आर्मी ऑफिसर थे जो इंडक्ट हुए थे सिविल सर्विस में। चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए और उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में रहे और फेडरल मिनिस्टर भी रहे। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जैसे कहते हैं ना कि ये पंजाबी के लफ्ज़ हम कहते हैं कि भरी हुई फैमिली है, और इनके पूरे करियर में, इनके वालिद के पूरे करियर पे उमर साहब के बाद कोई बंदा उंगली क्या एक ही ऐसे नहीं कर सकता है। वेरी रिफाइंड पर्सन। या जो साहब जो हैं ये यानी कि हमसे गवर्नमेंट कॉलेज में 1 साल सीनियर हैं, और वेरी कंपोस्ट, इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाले, फोकस, और यानी कि ये उनकी पर्सनालिटी थी क्योंकि बॉक्सिंग का इनको भी शौक था। ये आप देखिए कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसने जब केपी में सर्व किया वहां पे एक मसाले छोड़ के आए, और इवन पीटीआई के अंदर से लोग कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। मेरा जाती ये ख्याल है कि वो जिस तरह की वो उनकी पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट होने की, कम बोलने की, फोकस रहने की, वो किसी भी चीज में नहीं इन्वॉल्व होंगे। वो जो दो उनका ये होगा कि सब साथ चले, लेकिन वो इतने पुशी नहीं होंगे चीजों को, वो सिर्फ और सिर्फ टू दी बुक बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बात करेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है यानी कि आप कह सकते हैं कि उनको कोई प्रमोट किया जाए। बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ खलील साहब, डॉक्टर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगा इकरार हारून साहब और रशीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बड़े अहम मौज़ूआत थे जिनके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।